हेलो। अगर आप क्लास 12th में हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चैप्टर माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर को काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं इसको। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस प्रोडक्शन में, बायो कंट्रोल एजेंट्स में और फर्टिलाइज़र की तरह। तो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे पिक्चर दिखा रखा है, देखिए 1500x यानी 1500 गुना बड़ा करके। कुछ स्फेरिकल बैक्टीरिया दिखा रखे हैं जिन्हें हम लोग कोकस कहते हैं। ओके, वायरस देखिए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस दिखा रखा है, गंगा नदी के पानी में होता है ये वायरस। ये अडेनो वायरस है, ये सांस की बीमारियां करता है। और ये रॉड शेप जो आपको दिख रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये एक कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट क्या होती है? पैटी डिश होती है कांच की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया रखा होता है। और इसमें ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं वो सारे बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे। यहाँ पे पैटी डिश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी के बीचों बीच एक फंगस हो रखा है, फंगस, जिसकी वजह से आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले देखते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में कहाँ कहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ड। कर्ड यानी कि दही जो है, आपको पता है दही एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक हर उस फूड आइटम को कहते हैं जिसमें लाइफ माइक्रोब्स होते हैं। दही खाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे दही में विटामिन B12 होता है, ये दूध में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दही रोकता है हमारे इंटेस्टाइन में हार्मफुल पैथोजेंस को आने से, ठीक है। कर्ड में जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं, यानी कि अगर आप दही खा रहे हैं तो आपको दूध पचाने की पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, काम आधा ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट जैसे हम लोग खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, ठीक है। तो जो पफ्ड अपीयरेंस होती है डो की, आटे की, गूंदे हुए आटे की, वो एक्चुअली CO2 गैस की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी फूड आइटम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ये इडली है, ये डोसा है, ठीक है। तो इसमें आटा रात भर छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे फर्मेंट होकर फूल जाता है, उसमें गैस भर जाती है, वो गैस एक्चुअली CO2 होती है। नेक्स्ट, ब्रेड में जो फ्लफीनेस है, फूला फलापन है, वो एक्चुअली CO2 गैस ही है, और वो एक यीस्ट की वजह से होता है। इस यीस्ट का नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, जिसे हम लोग बेकर्स यीस्ट कहते हैं। और जब यही यीस्ट अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है तो उसे ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं। देखिए ये आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, जिस पेड़ पे ये चढ़ा है ये ताड़ का पेड़ है, जिसे हम लोग पाम ट्री या टॉडी पाम कहते हैं। इसके ऊपर जाकर के ये लोग कट लगाते हैं इसकी ब्रांच पे, जहाँ से फ्लोएम सैप टपकता है। वो फ्लोएम सैप मटकों में इकट्ठा करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हार्वेस्ट करके ले आते हैं नीचे। देखिए इसकी पीठ पर यहाँ पे ये टंगा हुआ भी है छोटा सा मटका, जिसमें खाली कर लेगा ऊपर के मटकों को और ये रस इकट्ठा कर लेगा ताड़ के पेड़ का। फिर इस रस को या तो डायरेक्टली पिया जा सकता है या फर्मेंट करते हैं। अगर फर्मेंट करेंगे तो एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है, जिसे हिंदी भाषा में ताड़ी और इंग्लिश में टॉडी कहते हैं। और ऐसे ही फर्मेंटेड फ़िश, बैम्बू और न जाने क्या क्या चीज़ें दुनिया भर में खाई जाती हैं। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी शुगर सब्सटेंस का एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज होना अल्कोहल या एसिड में, ये कहलाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, स्विस चीज़ आपने सुना होगा, टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, उसमें जो चीज़ आपने देखा होगा स्विस चीज़ बोलते हैं उसे, उसमें बड़े बड़े होल्स एक्चुअली CO2 गैस की वजह से होते हैं। और दुनिया का सबसे महंगा चीज़ होता है रॉकफोर्ट चीज़, ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम के फंगस से बनता है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ये बड़े बड़े कंटेनर आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर एक्चुअली फर्मेंटर है, जिनके अंदर अल्कोहल बनता है। और अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार करने का ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इसमें सब कुछ रॉ मटेरियल इन कंटेनर्स में रख के यीस्ट भी डाल दिया जाता है, जो कि यीस्ट कन्वर्ट करता है शुगर को इथेनॉल में। ध्यान से देखिए, जो ये यीस्ट है ये बडिंग करके अपनी आबादी बढ़ाता है। ये माल्टेड सीरियल्स हैं, ये वो अनाज है जिसकी माल्टिंग की गई है, और धीरे धीरे ये फर्मेंट होते हैं तो इथेनॉल बनता है। अच्छा, कुछ दो तरह के अल्कोहल होते हैं, एक होते हैं जो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, वाइन और बियर, इनके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन कम होती है। और विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरैक या वोडका जो भी है, इन सब के अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिस्टिलेशन से बनते हैं। तो अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक डिस्टिल्ड और एक नॉन डिस्टिल्ड। ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होते हैं डिस्टिल्ड, जो कि ये है, और नॉन डिस्टिल्ड में अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब होता है लाइफ। वो सारे केमिकल जो लाइफ के अगेंस्ट है, हमारी नहीं, बैक्टीरिया की लाइफ के। तो ये जो एंटीबायोटिक में एंटी का मतलब है अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया की लाइफ के लिए, हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ होते हैं। तो एंटीबायोटिक वो केमिकल होते हैं जो कुछ माइक्रोब बनाते हैं किसी और माइक्रोब को मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। एंटीबायोटिक्स की वजह से दुनिया में जो बीमारियाँ पहले लाइलाज थी, आज उनका भी इलाज है, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रेसी। पहले सारी बीमारियाँ लाइलाज थी, लेकिन आज इन सब का इलाज है। नेक्स्ट,
एंटीबायोटिक्स की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये एक चांस डिस्कवरी थी। जब वो रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकाई पे, उन्होंने देखा कि कल्चर मीडियम के बीचों बीच कुछ अनवॉश्ड प्लेट्स में पेनिसिलियम नोटाटम नाम का माउल्ड ग्रो कर रहा है, और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक दिया। ये देखकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने इससे एक एंटीबायोटिक की खोज करी जिसका नाम आज हम सब लोग जानते हैं, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाई चांस हुई डिस्कवरी थी जब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसर्च कर रहे थे। किस पे रिसर्च कर रहे थे? ये रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई, और इन्होंने क्या नोटिस किया कि पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो कर रहा है कुछ अनवॉश्ड प्लेट्स में, और उसी से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया पेनिसिलिन। नेक्स्ट, फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, ये हॉवर्ड फ्लोरे हैं और एक अर्नेस्ट चेन, इन दोनों ने मिलकर घायल सैनिकों पे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के थे उन पे पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया, और ये पाया कि पेनिसिलिन घाव भरने में काफ़ी इफेक्टिव है। घायल सैनिकों ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम रख दिया वंडर ड्रग। तो वंडर ड्रग जो नाम पड़ा था वो वर्ल्ड वॉर 2 के घायल सैनिकों की वजह से ही पड़ा था। अंत में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो कुछ माइक्रोब्स, कुछ प्रोडक्ट्स ध्यान से देखिए, जैसे एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है और इससे सिट्रिक एसिड मिलता है। एसिटोबैक्टर एसी से एसिटिक एसिड मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनके वैरायटी ऑफ यूज़, जैसे सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे होता है। जो भी हम लोग केक पेस्ट्री खाते हैं उसमें जो खटास का टेस्ट है वो सिट्रिक एसिड से आता है। हम जो चाइनीज़ फूड खाते हैं, नूडल्स वगैरह, मंचूरियन, उन सब में एसिटिक एसिड डलता है, इवन अचार बनाने के काम भी आता है। ब्यूटारिक एसिड को एज अ प्रिजर्वेटिव डालते हैं खाने में, और लैक्टिक एसिड भी एक फ्लेवरिंग एजेंट है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और इनके सोर्स आपको याद करने हैं। तो सिट्रिक एसिड का सोर्स है एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड का सोर्स है एसिटोबैक्टर एसीटी, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से मिलता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल है इथेनॉल, जो हम कंज्यूम करते हैं, और ये बनता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, जिसे हम लोग ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। यीस्ट अपनी आबादी आपको पता है बडिंग से बढ़ाता है। अल्कोहल के बाद आती हैं कुछ एंजाइम्स। आजकल आपने डिटर्जेंट्स में देखा होगा ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, तो वो एक्चुअली लाइपेज एंजाइम के ही क्रिस्टल होते हैं। लाइपेज तेल के दागों को गला के जो तेल के दाग होते हैं उन्हें क्लियर कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जो बॉटल में पैक जूस होता है वो घर पे बनाए हुए जूस के मुकाबले साफ़ क्यों होता है? क्योंकि बॉटल में जूस पैक करते वक्त कंपनी वाले उसमें 2 एंजाइम ऐड कर देते हैं, पैक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस। ये उस जूस में जो पल्प होता है, रेशा, गूदा, उसे डाइजेस्ट करके जूस को एकदम साफ़ करते हैं। तो जब तक जूस आपके पास, आपके नियर बाय किसी दुकान में आ रहा है, आपके हाथ में जूस की बोतल आ रही है, तब तक एंजाइम अपना काम कर चुकी होती हैं, पल्प और रेशे को डाइजेस्ट कर चुकी होती हैं। ओके, आगे एक नाम लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एक ऐसी एंजाइम है जो छोटी छोटी बारीक नसें जैसे कि कोरोनरी आर्टरी में बने हुए क्लॉट को घोल देती हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्लॉट बस्टर यानी ब्लड क्लॉट को घोल देती है। इससे ब्लड सप्लाई को रीस्टैब्लिश करने का मौका मिलता है, और ये उनको दी जाती है जिन्हें हार्ट अटैक आया होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ रहता है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ रहता है। स्टैटिन, ये मोनास्कस परप्यूरियस से निकलता है, ईस्ट से, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। एक्चुअली स्टैटिन ना उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो इट्स अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। नाम याद रखिएगा स्टैटिन। सोर्स भी याद रखिए, मोनास्कस परप्यूरियस। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, कहाँ से मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज एक ऐसा गंदा पानी है जिसमें मेनली ह्यूमन एक्सक्रीट है, और इसे हम डायरेक्टली नदी तालाब में नहीं छोड़ सकते। अगर हम छोड़ेंगे तो उससे एक्वेटिक लाइफ को बड़ा नुकसान होगा। तो क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को पोल्यूटिंग से लेस पोल्यूटिंग बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पीछे बड़े बड़े यहाँ पे इतने बड़े एरिया में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीवेज को ट्रीट किया जा रहा है, उसमें तरह तरह के प्रोसेस करवाए जा रहे हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सीवेज यानी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, मेनली माइक्रोब्स होते हैं। सीवेज को ट्रीट करते हैं कहाँ? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि ये कैसा हो जाए? लेस पोल्यूटिंग हो जाए। इसमें 2 मेन स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी वाले को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस जिसमें मशीनों की मदद से हम लोग काम करते हैं। इसमें फ्लोटिंग डेब्रिस यानी तैरने वाले कचरे को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे अलग अलग साइज़ की छन्नियाँ हैं, और छन्नी से छांट कर उसे अलग करते हैं जो डिकम्पोज नहीं होता है। फिर एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसमें रेत पत्थर वगैरह जो सड़ता नहीं है नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्लज है जो नीचे बैठ गया, और जो लिक्विड ऊपर तैर रहा है वो प्राइमरी इफ्लुएंट है।
तो प्राइमरी स्लज को हम लोग डिस्पोज करके फेंक देते हैं, और जो सुपर नेटेंट यानी ऊपर तैर रहा है, सुपर नेटेंट मतलब जो ऊपर तैर रहा है, वो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग आगे भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट? देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ना माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई का, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में प्राइमरी इफ्लुएंट जो पीछे से आया है फिजिकल ट्रीटमेंट के, उसे बड़े बड़े एरेशन टैंक में भेजा जाता है। एरेशन टैंक वो टैंक होते हैं जिसमें नीचे से हवा लगातार दी जाती है ताकि किसकी ग्रोथ बढ़े? एरोबिक बैक्टीरिया की। जब एरोबिक बैक्टीरिया फलते फूलते हैं तो वो सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को बिल्कुल मतलब अंत तक तोड़ते रहते हैं, बिल्कुल जरा भी नहीं छोड़ते। और जब इनका काम पूरा हो जाता है ना, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया का काम पूरा हो जाता है, तो ऊपर झाग बन जाता है। इन झाग को बोलते हैं फ्लॉक्स, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। एरेशन टैंक में जो मेन काम है वो बीओडी को कम किया जा रहा है। एंड व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, आगे देखते हैं बीओडी क्या है। बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कंज्यूम करेगा एरोबिक बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। जिस पानी का बीओडी लेवल जितना ज़्यादा होगा, समझिए वो पानी उतना गंदा होगा। तो जितना कम बीओडी वैल्यू उतना साफ पानी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब एरेशन टैंक में ये सब करने के बाद, एरेशन टैंक के कंटेंट को एक सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, और इस सेटलिंग टैंक में वो एरेशन टैंक का कंटेंट 2 हिस्सों में बढ़ता है। ऊपर तैरने वाला सेकेंडरी इफ्लुएंट और नीचे बैठी हुई गाद यानी एक्टिवेटेड स्लज। नीचे बैठी हुई इस गाद को एक्टिवेटेड स्लज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ओके, अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम थोड़ा सा वापस एरेशन टैंक में भेज देंगे ताकि वहाँ जाके ये किसका काम करे? इनोकुलम या स्टार्टर का। अच्छा, जो स्लज बच गया, ठीक है, उसको फिर हम आगे ड्रायर से ऐसे करते करते इससे मीथेन गैस भी हम लोग बनाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए इस बात को कि एरेशन टैंक से गया सेटलिंग टैंक में, और उसके 2 हिस्से हो गए, ऊपर तैरने वाला इफ्लुएंट सेकेंडरी इफ्लुएंट और नीचे बैठने वाला एक्टिवेटेड स्लज। अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को भेजा जाएगा एनारोबिक ट्रीटमेंट के लिए। एनारोबिक ट्रीटमेंट में हम लोग एक बंद कंटेनर के अंदर सीवेज को छोड़ देते हैं जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया फलते फूलते हैं। ध्यान रखिए, मैं ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें कहीं पर भी हमने बाहर से कोई बैक्टीरिया फंगस ऐड नहीं किया है, यानी कि सीवेज में ऑलरेडी इतने तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। तो पहले हमने किसकी ग्रोथ को बढ़ाया? पहले हमने एरोबिक की ग्रोथ को बढ़ाया, एरोबिक बैक्टीरिया की, क्योंकि हमने एरेशन प्रोसेस किया। अब हम किसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं? अब हम एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसमें? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और अच्छी बात पता है क्या है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार देते हैं, यानी बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को। साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, ये गैसेस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन, इन सबको एक साथ हम लोग बायोगैस कहते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी से निकली है। जबकि जो इफ्लुएंट होता है सेकेंडरी इफ्लुएंट, उसे फिर नदी या तालाब में छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, तो एक बार दोबारा से मैं स्टेप सारे बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट कहाँ गया? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में लगातार हवा भी देते हैं और घुमाते भी रहते हैं। फिर एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ी और फ्लॉक्स झाग बन गए। झाग बन गए मतलब क्या कम हो गया? बीओडी कम हो गया, ठीक है जी, बीओडी कम हो गया। बीओडी कम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? उसको सेटलिंग टैंक में छोड़ेंगे। सेटलिंग टैंक में छोड़ेंगे तो जो नीचे बैठ जाएगा उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, है ना। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा कहाँ भेज देते हैं? वापस भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? एरेशन टैंक में भेज देते हैं। और जो है बाकी का इफ्लुएंट वो कहाँ भेजेंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करेंगे और स्लज को डाइजेस्ट करेंगे और साथ में बनाएंगे कौन सी गैस? बायोगैस। नेक्स्ट, तो ये पूरा स्कीम यहाँ पे दिखा रखा है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री, ये नाम याद रखिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। दोबारा से, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसे बड़े बड़े प्लान लॉन्च किए जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है नदियों की सफाई के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए, उनको नया करने के लिए। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस भाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी से बनने वाली गैस को कहते हैं। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है, वैसे और भी गैसेस होती हैं बट मेनली मीथेन होती है। तो बायोगैस जिस प्लांट के अंदर बनती है उसे बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। इसमें एक साइड से हम लोग जानवरों का यानी कि गाय का गोबर डालते हैं और दूसरी साइड मतलब वो इधर ही बगल में पानी भी देते हैं। तो पानी और जानवरों का गोबर इधर से नीचे जाता है, यहाँ वो डिकम्पोज होता है। अब क्योंकि यहाँ डिकम्पोज होता है उसे डाइजेस्टर कहते हैं और डिकम्पोज होते वक्त गैस इकट्ठा होती है। कौन सी गैस? बायोगैस, जो इस गैस होल्डर को और ऊँचा कर देती है। जितनी ज़्यादा गैस बनेगी गैस होल्डर उतना ऊपर जाएगा और डिकम्पोजिशन होने के बाद जो खाद है वो इधर इकट्ठा हो जाएगी स्लज के रूप में, जिसे हम निकाल के खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से काम चल रहा है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम क्या है? एक प्रकार का मीथेनोजन है, यानी मीथेन गैस को बताता है और ये किसको डाइजेस्ट करता है? सेलुलोज को, जिसमें एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? मीथेन, CO2 और वाटर। तो बायोगैस प्लांट की इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आए थे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC। और
इसमें आप देख सकते हैं एक आउटलेट पाइप है जिससे गैस को निकाला जा रहा है। ये गैस कुकिंग और लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। आगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल वो होता है जो किसी भी पेस्ट को जड़ से ख़त्म नहीं करता बल्कि उसको एक सर्टेन लेवल पे लेके जाता है। इन शॉर्ट बायो कंट्रोल एजेंट पेस्ट पॉपुलेशन के नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, प्राकृतिक शिकारी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो आप कीट पतंगे देख रहे हैं, ठीक है, इनको मारने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो इन्हीं का प्रेडेटर छोड़े या हम केमिकल डाल दें। केमिकल डालेंगे तो नुकसान क्या होगा, देखिए इंसान के बच्चे का ये मैक्रोसेफेली सर बढ़ गया इसका, तो ये पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट हैं। ये नहीं होंगे अगर हम पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करेंगे और बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जिसे शॉर्ट में BTB कहते हैं, और इसके स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे शैशे में पैकेट्स में आते हैं जिन्हें पानी में मिक्स करा जाता है। मतलब उस शैशे को फाड़ना है, स्पोर निकलेगा, स्पोर को पानी में डालना है, स्प्रे कर देना है। ऐसी क्रॉप पे जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब जो अफेक्टेड हो सकती है, किससे, कैटरपिलर से। कैटरपिलर को लेपिडोप्टेरन्स कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक अच्छी फंगस है जो सुरक्षा कवच का काम करती है रूट्स के लिए। ये रूट के आसपास ग्रो करके रूट को पैथोजन से बचाती है, हार्मफुल पैथोजन से, रूट बॉर्न पैथोजन से बचाती है। नेक्स्ट बक्यूलो वायरस। बक्यूलो वायरस वो वायरस है जो चुन चुन के सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स को मारते हैं, किसी और को हमला नहीं करते। बक्यूलो वायरस जिस खानदान से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस। अच्छी बात क्या है इन वायरसेस के साथ, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक है। अगर आप एक चम्मच भर के ये बक्यूलो वायरस खा लो ना तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमला सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स पे करते हैं। इस तरीके से अगर आप बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट उस जगह पे किया जाता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पे कोई स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होती है या विलुप्त हो सकती है या होने वाली होती है। तो ऐसी जगह पे हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। जो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा उसे बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। जैसे आपको पता है जितनी भी दाल वाले फसलें उन्हें लेग्यूम्स कहते हैं, और लेग्यूम्स की जड़ों में गांठें होती हैं। इन गांठों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन सॉइल में डालेगा। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें कौन कौन आ गया, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम, राइजोबियम क्या बेटा, ये लिखा है राइजोबियम जो है, राइजोबियम के बारे में क्या लिखा है देखिए, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। अच्छा, कुछ फ्री लिविंग भी हैं जो बिना एसोसिएशन के भी बैठे बैठे नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ये दो नाम आप याद कर लो, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलम। ठीक है, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलम। और जो मैं पहले बोल रहा था राइजोबियम, वो बिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, बल्कि ये जो दोनों मैंने अभी नाम लिए ये दोनों खुले में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं बिना किसी खौफ के। फिर आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा प्लांट की रूट और फंगस का एसोसिएशन है, और ये फंगस ग्लोमस जीनस से बिलोंग करती है। ग्लोमस जीनस से, याद रखना है आपको, कौन से जीनस से, ग्लोमस जीनस से। तो इस फंगस से फ़ायदा क्या है, इससे ना रूट को वो मिनरल्स मिल जाते हैं जो वो रूट खुद भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट्स और सल्फ़र वगैरह। और ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है रूट बॉर्न पैथोजन से, और इससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। सो माइकोराइजा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि दो अलग ऑर्गेनिज्म है एक साथ, फंगस और प्लांट की रूट्स। फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि सॉइल में मिट्टी में नाइट्रोजन डाल के उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।